इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा बांसुरी वादक, कल से म्यूजिक क्लासेस बंद। हमने पैदा नहीं किया तुम्हें, गलती से आ गया तू, गलती से। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग और आज ये है ब्रांच रिव्यू की नई वीडियो है। तो इसमें बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में और जानेंगे क्या इसका स्कोप है, क्या है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में ये ब्रांच मिल रही होती है, क्या एवरेज सैलरी रहती है और कौन सी कंपनीज है जो आपको रिक्रूट करती है एज ए केमिकल इंजीनियर। और एंड में हम बात कर रहे होंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कंक्लूजन, जिसमें हम कुछ ऐसे एक्स फैक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इंजीनियरिंग ये वाली ब्रांच लेने से पहले। तो पीपीटी दिख रही होगी, उसमें मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है केमिकल इंजीनियरिंग क्या मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की पीडीएफ है तो केमिकल इंजीनियरिंग ही लिखा होगा और अच्छी से एक फोटो लगा रखी है जिसमें एक बंदा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली केमिकल इंजीनियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की, व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग और डेफिनेशन से समझते हैं। मैंने वैसे प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है पर मैं इसे हिंदी भाषा में समझा देता हूँ कि मतलब क्या होता है और क्या डिफरेंस है इसका मेडिकल वाले और जो फार्मेसी का बंदा होता है उससे। तो फार्मेसी का जो बंदा होता है वो लैब में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट को छोटे अमाउंट में बना रहा होता है। तो केमिकल इंजीनियर को क्या करना होता है, उसका स्केल बढ़ाना होता है और ऐसे प्रोडक्शन करना होता है कि उसका बिजनेस लेवल पे या फिर अच्छे कंज्यूमिंग लेवल पे उसका प्रोडक्शन किया जा सके। और ये और भी चीज फील्ड में काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में वीडियो के एंड में मैंने बात किया है। पर मेन काम यही होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, उसके प्रोडक्ट को जानते हैं और उसको फिर स्केल अप करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो केमिकल इंजीनियर ये काम कर रहा होता है, पर ये इतना आसान काम नहीं है। जैसे आप छोटी लैब में कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें बस बीकर वीकर और 2-3 चीजें लग रही होती है तो वहाँ पे आराम से रिएक्शन हो जाती है। बट इसको स्केल अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। जब भी हम किसी चीज प्रोडक्शन करते हैं बड़े स्केल पे तो बहुत सारे फैक्टर को बीच में डालना होता है, तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सारी की सारी फैक्टर्स और सारे मैथ फिजिक्स लग रही होती है। तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री वो नॉलेज को इंटीग्रेट करते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ, तो वो होते हैं केमिकल इंजीनियर। हाँ, अभी तक थोड़ा समझ आ गया होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या, उसके बारे में सब्जेक्ट में बात करूँगा तो समझ आ जाएगा क्या क्या। तो अभी सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे मैंने लगा रखा है। देखो वैसे सबको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सारी जो ब्रांचेज होता है उनका करिकुलम जो होता है वो सेम रहता है। उसमें मैथ, फिजिक्स, ड्राइंग और आपकी कम्युनिकेशन और थोड़ी सी कोडिंग आपको सिखाई जाती है, C++ या C सिखाई जाती है। तो वो तो आपका सेम रहता है। जो कोर ब्रांच का जो सिलेबस होता है वो आपका स्टार्ट होता है सेकंड ईयर से या फिर बोल सकते हैं थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। तो थर्ड सेमेस्टर के जो मैंने यहाँ पे कोर्स लिख रखे हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं। वैसे हो सकता है सेमेस्टर टू सेमेस्टर सब्जेक्ट वेरी करे, हो सकता है कि इस सेमेस्टर में मतलब इस लिस्ट में मैंने जो थर्ड सेमेस्टर में डाल रखा है वो किसी और सेमेस्टर में आपका डाला जाए, पर ओवरऑल सब्जेक्ट यही रहने वाले हैं। और हो सकता है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नाम चेंज करे तो भाई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर मेन सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है। मेन सब्जेक्ट आपके होने वाले केमिकल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन। जो ये सब्जेक्ट है, ये जो मेन सब्जेक्ट है, इनको केमिकल इंजीनियरिंग से हटाया नहीं जा सकता है। 2-3 छोटे छोटे सब्जेक्ट भी डाले जा सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करते हैं। और ये लैब वैब भी होती रहती है तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। आपको सिलेबस देखिए थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मैकेनिकल ब्रांच से भी रिलेटेड हैं। तो अगर आप केवल सब्जेक्ट के बेसिस पे छाटें तो ये 60% मैकेनिकल ही है। बट अगर इसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐड कर देते हैं तो ये केमिकल इंजीनियरिंग बन जाती है। अगर आप 60% मैकेनिकल का सिलेबस उठाएंगे और उसमें केमिस्ट्री के फैक्टर डाल देंगे तो वो केमिकल इंजीनियरिंग बन जाएगी। अगर आप बेसिकली देखेंगे मैकेनिकल और केमिकल के सब्जेक्ट वो लगभग सेम होते हैं। उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और कैलकुलस वगैरह पढ़ाया जाता है अच्छे लेवल पे, क्योंकि इनका एप्लीकेशन हो रहा होता है इंडस्ट्रीज पे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सिलेबस के बारे में। और बाकी मैंने सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है। अगर सारे के सारे सब्जेक्ट देखने तो वीडियो को पॉज करो या फिर इससे अच्छा है कि PDF को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में जो इस ब्रांच को ऑफर करते हैं। देखो ये ऐसी ब्रांच है जो कि अभी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। जैसे कोर ब्रांच होती है मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये लगभग सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें आपको अवेलेबल हो रही होती है। पर केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच नहीं हुई है अभी तक जो कि सारे कॉलेजेस में अवेलेबल हो। ये टॉप के IITs, टॉप के NITs और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल है। और मैंने कुछ अच्छे कॉलेजेस जहाँ से आपको ये करनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, वो इस पे लिस्ट लगा रखी है। और लिस्ट ये रैंकिंग वाइज नहीं है, बस ये लिस्ट है, प्रेफरेंस मत लेना। बस मैंने इसको ऐसी लिस्ट जो जब मेरे को मिलते रहे मैंने इनको लिस्ट में डालता रहा। ये रैंक बेस पे नहीं है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, रुड़की, मद्रास, तिरची और कालीकट, बिट्स पिलानी, DTU, LPU, MIT और RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही होगी। इस लिस्ट से आपको ये समझना है कि सारे के सारे जो IITs हैं, टॉप IITs, NITs और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी और वहाँ से करना आपके लिए अच्छा होगा। मेरी प्रेफरेंस तो उन्हीं कॉलेज में रहेगी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फुल लिस्ट, ये फुल लिस्ट नहीं है।
और अच्छे से लिस्ट जाननी है तो फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, पर आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट लगा रखी है। केमिकल इंजीनियरिंग एक वास्ट ब्रांच है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है रिलेटिव टू और ब्रांच। जैसे मैकेनिकल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, वैसे ही आपकी केमिकल इंजीनियरिंग भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ब्रांच है। आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी जॉब को, जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जॉब ले सकते हैं, माइनिंग इंजीनियर जो होता है वो जॉब ले सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की भी जॉब ले सकते हैं, प्रोडक्शन केमिकल से रिलेटेड होना चाहिए, तो इनसे रिलेटेड आप जॉब ले सकते हैं। मैंने जो जॉब प्रोफाइल या किस टाइप की जॉब आपको मिल सकती है वो यहाँ पे लिस्ट में लगा रखी है, देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली तो अपनी केमिकल इंजीनियरिंग होगी कि रिस्पॉन्सिबल रहता है डिज़ाइन डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट केमिकल प्रोसेस के लिए, जिससे आप इफिशिएंटली किसी प्रोडक्ट को बना सके, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल इंजीनियर को मेन चीज़ जो ध्यान रखना होता है वो एफिशिएंसी रखना होता है कि लेस प्रोडक्ट में, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनाते हुए जो अमाउंट जो वेस्ट हो रहा है, जो बाय प्रोडक्ट निकले हैं, उसे कम से कम किया जा सकता है। कैसे किया जाए, कम से कम कैसे किया जा सकता है, ये केमिकल इंजीनियर ध्यान रखता है। उसके बाद डेवलपमेंट केमिकल इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर, मटेरियल इंजीनियरिंग, एनालिटिकल केमिस्ट और माइनिंग और एनर्जी इंजीनियर भी बन सकते हैं। एनर्जी इंजीनियर वही सफिशिएंट एनर्जी और न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। माइनिंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है नए नए एलिमेंट ढूंढने के लिए, और जो एलिमेंट मिलते हैं उनको कैसे इफिशिएंटली सॉइल से हार्वेस्ट किया जा सकता है, ये माइनिंग इंजीनियर करता है। मटेरियल इंजीनियर, जैसे आपके आसपास के कोई भी आप मटेरियल देख रहे हो वो स्पेसिफिक मटेरियल से ही क्यों बना है, जो आपकी मोबाइल का ग्लास है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना होगा, नॉर्मल ग्लास से नहीं बना होता। तो ऐसे जो मटेरियल इंजीनियर होते हैं वहाँ भी वो भी केमिकल इंजीनियर ही कह सकते हैं। हालांकि मटेरियल इंजीनियरिंग अलग से ब्रांच होती है, पर केमिकल इंजीनियर यहाँ पे भी एज अ इंजीनियर काम कर सकता है। तो ये मैंने बहुत सारी जो जॉब प्रोफाइल थी उसके बारे में बात कर रखा है। फिर से देखना है तो वीडियो को पॉज करो या फिर PDF को डाउनलोड करो, सबके बारे में आप आराम से जान सकते हैं। कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो कि केमिकल इंजीनियर को रिक्रूट करती हैं, ये कोर कंपनीज हैं। बाद में हम बात करेंगे कि हम कोडिंग भी कर सकते हैं, वो नॉन कोर हो गई, मतलब आपने पढ़ा कुछ और करा कुछ, ये वाली बात हो गई। पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको केमिकल इंजीनियर एज अ प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर बनना है, मतलब आपको जो आपने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट करना है, आपकी इच्छा है कि आप केमिकल इंजीनियर बने, तो आप इन कंपनीज में जा सकते हैं। ये फुल लिस्ट नहीं है, ये मुझे कुछ पॉपुलर लिस्ट मिली है इंटरनेट पे जो कि रिक्रूट करती है कैंडिडेट को एज अ केमिकल इंजीनियर या फिर उससे रिलेटेड, और अच्छे पैकेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपकी लेफ्ट साइड वाली कंपनी है ये गवर्नमेंट है, और जो राइट साइड वाली कुछ कंपनीज हैं आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, और कुछ अच्छी कंपनी है जो कि आपको अच्छे पैकेज प्रोवाइड करती है। जैसे ONGC हो गया, आपका CIL हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम इंजीनियर भी यहाँ पे जा सकते हैं, और केमिकल इंजीनियर भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद और भी कंपनीज यहाँ पे मैंने लगा रखा है, जो फाइजर हो गया, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और आपके रिलायंस जैसे जो पेट्रोलियम बनाते हैं उन इंडस्ट्री में भी आपको जा सकते हैं। और ये कंपनी आपको एज अ केमिकल इंजीनियर रिक्रूट करती है, और इनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर चुका हूँ, पर हमें ये भी जानना होगा कि कौन कौन सी फील्ड में केमिकल इंजीनियर काम करता है। ये कुछ फील्ड है जिसमें आप केमिकल इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं, और कुछ ऐसी फील्ड, शॉकिंग फील्ड है जहाँ पे आपको लगता होगा कि वहाँ पे कोई और ब्रांच की या फिर किसी और ब्रांच की जरूरत होती है, पर वहाँ पे केमिकल इंजीनियर कैसे काम कर सकता है उसका एग्जांपल देता हूँ मैं। सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की क्या जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह बनती है, या फिर आप किसी इंटेल का कोई चिप ले ले, तो वो जो अंदर की जो चिप होती है वो सेमीकंडक्टर या फिर सिलिकॉन की फाइबर से बन रहे होते हैं। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। उसकी सर्किटरी तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाता है, पर उसको रिफाइन कैसे करना है, अलग अलग लेयर्स कैसे डालनी है उसमें कंपोनेंट्स की, तो वो केमिकल इंजीनियर कर रहा होता है। तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ रही होती है। तो इंटेल जैसी कंपनीज में भी आप जा सकते हैं केमिकल एज ए केमिकल इंजीनियर। साथ साथ जो और वेराइटीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी होगी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट इंजीनियर हो गया, एनवायरनमेंट इंजीनियर ध्यान रखते हैं, मतलब ये ध्यान रखते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाते हुए हम इफिशिएंटली किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा सके, और लेस हार्मफुल प्रोडक्ट बनाया जा सके, और बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेबल प्रोडक्ट बनाया जा सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल केमिकल, जो आप ये सरफ साबुन, ये निरमा वगैरह देखते हैं, ये भी केमिकल इंजीनियर ही बना रहे होते हैं। और आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के जो बेबी लोशन वगैरह आते हैं, तो ये भी आपके केमिकल इंजीनियर लगते हैं। कि आपको समझना चाहिए कि एक बॉटल जो केमिकल बना के आपको मिल जाता है, मतलब केमिकल जो आपको एक बॉटल में मिलता है इंडस्ट्री में या फिर किसी दुकान पे, तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट लग रहा होता है। तो उसमें केमिकल इंजीनियर की भी थोड़ी सी मेहनत लगी होती है उस बॉटल में केमिकल को बनाने के लिए। ऐसी फूड प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर नेस्ले और अमूल, यहाँ पे भी केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, छोटी सी इंडस्ट्री में जैसे आपकी मम्मी या फिर दादी जी घी बनाती है, तो वो छोटा स्केल हो गया, वहाँ पे आपको इतनी टेम्परेचर वगैरह का ध्यान नहीं रखना होता है, तो वो बन जाता है। पर उसी को स्केल अप करके जब हम बड़ी बड़ी टैंकर्स और बड़े बड़े
क्या कह सकते हैं टैंकर्स और मशीनरी में बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर और भी जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो फूड प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं, और पेट्रोलियम और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पेट्रोलियम बता दिया, रिलायंस और ONGC जो आपको केमिकल इंजीनियर की तरह रिक्रूट करती है, वहाँ पे केमिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में भी आप काम कर सकते हैं एज ए केमिकल इंजीनियर। नए नए एनर्जी सोर्सेज और जो एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्स है उनको कैसे इफिशिएंटली उनसे एनर्जी हार्नेस की जाए, और लेस बायो प्रोडक्ट बनाकर कि हम कैसे एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, ये भी एज ए केमिकल इंजीनियर कर सकते हैं। तो वेराइटीज ऑफ फील्ड इसमें अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग में, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जिसके बारे में मैं एंड में बात कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा हम सैलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो थोड़ा सा मैंने आखिरी में रखा है जिससे आप वीडियो में बने रहें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो पैकेजेस और एवरेज सैलरी की बात करते हैं, तो एवरेज सैलरी यहाँ पे जो अराउंड आपकी मिल रही है लगभग 5 लाख के आसपास मिल रही है। अगर मंथली सैलरी की बात करते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में आ रहा होगा, शायद 42 हज़ार तक आ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिसेंट सैलरी नहीं लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप केमिकल इंजीनियर बने। तो ये देखो भाई, ये एवरेज सारे के सारे केमिकल इंजीनियर का है, चाहे वो थर्ड ईयर कॉलेज से हो या फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज से हो। अगर आप टीयर वाइज बात करते हैं, तो टीयर वाइज यहाँ पे मैंने लगा रखा है। फर्स्ट ईयर के कॉलेज में जैसे टॉप IITs और टॉप NITs में आपको 12 से 13 लाख तक का एवरेज जा रहा होता है। सेकंड ईयर के कॉलेज में बात करते हैं 7 से 8 लाख तक का जा रहा होता है, और थर्ड ईयर की बात करते हैं 5 से 6 लाख के बीच में जा रहा होता है एवरेज। और कुछ थर्ड ईयर के कॉलेजेस में आपका बिलो 5 लाख भी जा रहा होता है। तो तोबा सारा मूड खराब हो गया सुन के। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। तो अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको JEE एडवांस या फिर JEE मेंस जैसे एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। JEE मेंस और JEE एडवांस के अलावा और भी एग्जाम होते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग से इस वीडियो में बात करा, तो उसमें वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर के पास ऑप्शन भरे पड़े हैं। बस आपको थोड़ी सी आँख खोलने की जरूरत है और कान भी खोलने की जरूरत है, और दिमाग तो आप खोलेंगे ही, क्योंकि सवाल तो करने पड़ेंगे। बट अगर आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कॉलेज में, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर के कॉलेज में भी हैं, तब भी आपके पास रास्ता है, डोंट वरी, उसके बारे में हम कंक्लूजन में बात कर रहे होंगे। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी पार्ट में, वो है कंक्लूजन। इसमें बात कर रहे होंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए केमिकल इंजीनियर लेने से पहले, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने से पहले, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अगर ले चुके हैं और किसी बेकार कॉलेज में अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग ले ली तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉइंट से कि UG लेवल और PG लेवल की जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें PG लेवल को ऑब्वियसली ज़्यादा पैकेज मिल रहे होते हैं, UG लेवल स्टूडेंट को कम मिल रहे होते हैं। अगर आप टॉप टीयर कॉलेजेस में जैसे टॉप IITs और टॉप NITs में, तो आपका एवरेज पैकेज जा रहा होता है, मैंने जैसे बताया 11 से 12 लाख तक जा रहा होता है। ये एवरेज पैकेज है, कुछ स्टूडेंट इससे ऊपर जाएंगे, कुछ स्टूडेंट इससे नीचे भी जाएंगे। बट अगर आपको एज ए केमिकल इंजीनियर 15 से 20 लाख तक की जॉब चाहिए, तो थोड़ा सा आपको क्वालिफिकेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, गेट क्लियर करना पड़ेगा, और MTech और PhD तक आप सोच सकते हैं, तब जाके आपको 15 से 20 लाख तक का स्टार्टिंग में पैकेज मिल रहा होगा एज अ फ्रेशर। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रही होती है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो ज़्यादा इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टार्टिंग में ही थोड़ा लोअर पैकेज लगा है 7 से 8 लाख तक का, तो डोंट वरी। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तौबा हो चुकी है, पढ़ाई और आपका कोई नाता नहीं है, आपको और नहीं पढ़ना, तो डोंट वरी, उस फील्ड में जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हुई है वहाँ पे आप काम करिए, धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो जाएगा, डोंट वरी। बट कुछ ऐसे JEE एस्पिरेंट भी होते हैं, बस उन्हें कुछ अच्छे कॉलेज में जाना होता है, नो मैटर व्हाट उनकी कौन सी ब्रांच लग रही है। तो ऐसे किसी बच्चे को अगर केमिकल इंजीनियर मिल जाती है, फिर वो सोचते हैं कि क्या करें, कोडिंग कंपनीज में जाएं या फिर कोडिंग करें या फिर MBA के लिए जाएं। तो MBA और गेट वगैरह के बारे में थोड़ा सा अभी 1-2 पॉइंट बाद में बात करूँगा। आप केवल कोडिंग के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप में कोडिंग करना है तो कोडिंग करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि केमिकल इंजीनियर को रिलेटिवली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा होता है। तो ये और करिकुलम में भी पार्ट ले सकते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर का दर्द समझ सकता हूँ भाई, मुझे असाइनमेंट और पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता है, झाड़ू पोछा नहीं करवा रहे होते, पर थोड़ा फ्री टाइम मेरे पास कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही होती है। पर अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आपको कॉलेज में थोड़ा फ्री टाइम ज़्यादा मिल रहा होता है, तो और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आप पार्ट कर सकते हैं और अपनी कोई हैबिट है उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप इसका जो फ्री टाइम आपको कोडिंग में देता है, तो आप अच्छे कोडर भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली अगर अच्छे कोडर बन गए तो फिर आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है। पर कुछ कंपनीज जो हैं केवल CS और IT सेक्टर वाली ब्रांच को ही अलॉट कर रही होती हैं जब उनका कोडिंग कॉन्टेस्ट हो जाता है। पर ऐसे नहीं है कि कोई सी भी कंपनी अलॉट नहीं करती। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं वो सारी ब्रांच को अलाउ कर देती है, आ जाओ जिसे कोडिंग करनी है आ जाओ, हमें मतलब नहीं है तुम्हारी ब्रांच क्या है, बस अच्छा सा कोड लिख देना तुम। तो ऐसी कंपनीज भी होती है, तो डोंट वरी उनके बारे में, ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। बस आपको कोडिंग करते रहना है और कोडिंग कॉन्टेस्ट जो फ्रीक्वेंटली साल में होते रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में केमिकल मिल रही है और कंप्यूटर साइंस भी मिल रही है, तो आप कौन सी लेंगे? तो सेकंड ईयर तक तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो छोड़ो मत भाई, और थर्ड ईयर में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है और केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस को ही लेना चाहिए। सेकंड ईयर में आपको अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है, केमिकल मिल रही है, तो केमिकल ले सकते हैं।
कंप्यूटर साइंस मिल रही तो अच्छी बात है, पर केमिकल मिल रही है तो वहाँ पे भी आपके अच्छे पैकेज लग जाएंगे। पर थर्ड ईयर में आपको केमिकल के अलावा आपको कंप्यूटर साइंस प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में कम कंपनीज आ रही होती हैं, कोर कंपनीज तो बिल्कुल लेस आती है, वहाँ पे केवल मास रिक्रूटर्स आते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी अच्छी कंपनीज आती हैं, बट वो केवल अच्छे कोडर्स को उठाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस लेना आपको जरूरी है थर्ड ईयर में। मैं सारी ब्रांचेस के लिए बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आपके हाथ में है कि आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं तो ऑफकोर्स आप कंप्यूटर साइंस लीजिए। और अगर थर्ड ईयर में आपको कंप्यूटर साइंस मिल गई है तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, केवल कंप्यूटर साइंस लेने से ही जॉब नहीं मिलेगी। आपके CGP और कोडिंग जो आपको आती है, कितना एक्सपीरियंस है आपका कोडिंग में, वो मैटर करता है केवल कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपकी कोडिंग नहीं बताई जा रही होती है, आपको कंप्यूटर के और अदर फैक्टर्स भी बताए जा रहे होते हैं, जो कि गूगल जैसी कंपनीज में इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। वो केवल कोडिंग स्किल को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोडिंग स्किल पे काम करना चाहिए अगर आप थर्ड ईयर में हैं। तो अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फर्दर स्टडीज़ में आप जा सकते हैं, या फिर फर्दर जो प्लेसमेंट के अलावा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। तो अगर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या फिर आपको फर्दर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो आप गेट में जा सकते हैं। ऑब्वियसली पहला एग्जाम जो आता है वो गेट ही आता है इंजीनियरिंग के दिमाग में, और उसकी तैयारी आप, अगर आपका मोटिव है गेट फोड़ना, तो आप सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। और गेट के अलावा उसमें कुछ PSUs जो होते हैं जो कि टॉप टियर कॉलेज में डायरेक्ट प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, पर अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप PSUs में काम करेंगे क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो आप उसमें भी, उसके लिए भी आपको गेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। गेट के एग्जाम से आप या तो एमटेक या फिर फर्दर स्टडीज़ में जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप PSUs में जा सकते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे भी उसके फायदे हैं दोनों। या तो आप एमटेक करें या फिर PSUs में जाइए, दोनों में आपको फायदा होने वाला है। गेट के अलावा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग होता है तो वो IAS की भी तैयारी कर सकते हैं। IAS की तैयारी आप भी कर सकते हैं, पर आपको मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो और उसके अलावा आप MBA और कैट की तैयारी भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भी अच्छी फील्ड है। और कंपनीज प्रेफर करती हैं एक इंजीनियर और MBA दोनों की उनके पास डिग्री होगी, तो कंपनीज उनको प्रेफर करती है और उनको अच्छी सैलरी मिल रही होती है। 15 से 20 लाख तक का उनका एवरेज जा रहा होता है। तो अच्छे से IIM से आप MBA करते हैं कैट क्रैक करने के बाद, तो फिर मज़े ही मज़े हैं। तो यहाँ तक हमने केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बातें कर ली है, कॉलेज की बात कर ली है, पैकेजेस की बात कर ली है, सिलेबस की बात कर ली है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और कुछ एक्स फैक्टर जो कि आपको जानना जरूरी है केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने से पहले, उसके बारे में हमने बात कर ली है। साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज रिव्यू में भी इंटरेस्ट है तो हमने अलग से कॉलेज रिव्यू की प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि आपको अच्छी ब्रांच के साथ साथ अच्छे कॉलेज के बारे में भी जानना है कि कौन सा कॉलेज किस लेवल तक की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को प्रोवाइड कर सकता है। ब्रांच और कॉलेज दोनों ही मैटर करते हैं आपके अच्छे स्कोप के लिए या फिर करियर के लिए। तो कॉलेज रिव्यू की हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ब्रांच रिव्यू की प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, अलग अलग ब्रांच के रिव्यू आपको उसमें मिल रहे होंगे, कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या उसके प्रोज है, क्या उसके कौन से, उसके बारे में हमने ब्रांच रिव्यू की प्लेलिस्ट में बात कर रखा है, उसको भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ मिसलेनियस कॉलेजेस के बारे में भी बात कर रखी है, जिसमें हमने लिस्ट बना रखी है कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो जोसा में नहीं है, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एग्जाम अलग से होता है, जेई के थ्रू नहीं मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस के बारे में हमने मिसलेनियस जो प्लेलिस्ट है उसमें बात कर रखी है, वो जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है और हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। बट ओनली थिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें बस तब पता लगता है जब हम किसी और कॉलेज में घुस जाते हैं, तो फिर हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो उससे बचने के लिए आप उन तीनों की तीनों प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, ब्रांच के बारे में जानिए, कॉलेज के बारे में जानिए, और कुछ मिसलेनियस जो फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है उसके बारे में जानिए। इससे आपकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगी और जोसा में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। साथ ही साथ जोसा काउंसलिंग आने वाली है, तो उस रिलेटेड आप क्वेश्चन भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं। ट्विटर में थोड़ा सा कम एक्टिव है, पर इंस्टाग्राम पे आप दोनों, सूरज की आईडी भी दे रखी है, मेरी आईडी भी दे रखी है, और इंस्टाग्राम पेज में आपका एस्पायर लर्निंग है वो वाली आईडी भी दे रखी है, वहाँ पे आप जाके DM कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है या फिर कौन सी आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी हमने कमेंट सेक्शन खुला छोड़ रखा है, वहाँ पे आप जाके बता सकते हैं। खुला छोड़ रखा है उससे मेरा मतलब है कि ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।